ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद मैं इस सेशन को स्टार्ट कर दूंगा। ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले ना मैं जो हमेशा गाइडेंस आपको देता हूँ एक बार जल्दी से दोहरा दूँ। ठीक है, क्लास में जितनी भी थ्योरी मैं आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा थ्योरी मत करिएगा कहीं से भी। इसी थ्योरी को आपको सुनना है, समझना है और लिखना है, अगर लिख सकते हैं तो। इसके अलावा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कंप्यूटर भाई यतेंद्र सर के नाम से मैं उस पर क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे तो एमसीक्यूज वाली फीलिंग आएगी आपकी, मतलब मॉक टेस्ट वाली। और उनका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम, उसमें जितनी क्लासेस हैं वो उन्हीं क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन है। और पीडीएफ फाइल आपको चाहिए एमसीक्यूज की, टॉपिक के, चैप्टर्स के, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। ठीक है, तो ये 3 स्टेप स्ट्रेटजी है, इसको जरूर फॉलो करना। क्लास देखिए, यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस कीजिए और टेलीग्राम से पीडीएफ फॉलो करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देता हूं मैं, 21 नवंबर 2024, 21 नवंबर 2024 आज की तारीख है। और हमारा लास्ट क्लास में जो चैप्टर या टॉपिक चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, दैट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हिंदी में भी सॉफ्टवेयर के नाम से ही बोला जाता है। ठीक, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कैसे समझें? नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझा दी है। जैसे मेरे को जहाँ तक याद है कि मैंने आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आपको बायोस के बारे में समझा दिया है, मैंने लोडर के बारे में भी समझा दिया आपको। ठीक है, ट्रांसलेटर के बारे में भी लास्ट क्लास में समझा दिया था। और आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लिंकर के बारे में भी मैंने बता ही दिया था आपको, है ना। तो आज की क्लास में ना हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है ना। क्लियर है? चलिए, तो हेडिंग डालिए ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में भी इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलेंगे। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। मैंने आपको जब सॉफ्टवेयर के टाइप बताए थे तब मैंने आपको ये समझाया भी था कि सॉफ्टवेयर को 2 टाइप से डिवाइड किया गया ना, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने वाले, चलाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे पहले ना हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ही आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर मैं कोई कंप्यूटर खरीद के लेके आऊं तो उस कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम ही डालना पड़ेगा कंप्यूटर में। ठीक है, तब जाके मैं कंप्यूटर को यूज कर पाऊंगा। तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मैं एक कंप्यूटर यूजर हूं, जिसे हिंदी में कंप्यूटर का उपयोगकर्ता कहा जाता है, और मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता हूं। अब कंप्यूटर इस्तेमाल करने का मतलब है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को यूज करना चाहता हूं। ठीक है, अब हार्डवेयर कह दो या कंप्यूटर कह दो, मतलब या तो कंप्यूटर हार्डवेयर पूरा ऐसे कह दो या कंप्यूटर कह दो, एक ही बात है। क्योंकि मेरे सामने मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ये सब हार्डवेयर के रूप में ही होता है ना, तो मैं इन्हीं को ही तो यूज करना चाहता हूँ। तो यानी अगर मैं, जो कि कंप्यूटर का एक यूजर है और कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाना चाहता है, तब सबसे पहले ना हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ही आवश्यकता पड़ेगी कंप्यूटर में। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नाम आपने सुना होगा जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे विंडोज़ कहा जाता है। ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जैसे स्मार्टफोन में आपने एंड्रॉयड का नाम सुना होगा, तो वो
भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऐसे हमारे कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में आ जाएगा तो ये एक प्लेटफॉर्म बना देगा। क्या बनाएगा? प्लेटफॉर्म, जिसे हिंदी में मंच भी कहा जा सकता है। और इसी मंच पर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं। आप अपने कंप्यूटर में अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो अब इस बात को ऐसे समझिए, हम और आप जैसे कंप्यूटर यूजर जिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर या ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही चल रहा होता है कंप्यूटर हार्डवेयर पर। यह बात ऐसे कही जा सकती है, हम और आप जैसे यूजर अगर किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा बनाए गए एक मंच या प्लेटफॉर्म, जो कि कहाँ बनाया गया होगा? हार्डवेयर के ऊपर बनाया गया होगा, तब हम काम कर सकते हैं। या इसी बात को अपोजिट करके भी कहा जा सकता है कि अगर कंप्यूटर हार्डवेयर की सर्विस यूजर तक पहुंचानी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर यूजर तक पहुंचाई जा सकती है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण जैसे कि एमएस ऑफिस, जैसे वर्ड और एक्सेल, ये दो नाम आपने सुने होंगे। तो वर्ड और एक्सेल जो कि आपके एग्जाम में भी आने हैं, ये बेसिकली एमएस ऑफिस नाम के एक सॉफ्टवेयर के अंदर ही एप्लीकेशंस होती हैं, या एमएस ऑफिस के अंदर के पार्ट हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो मोटा मोटी बात है ना, हमें यहाँ पर ये समझ में आ गई कि अगर हमें कंप्यूटर चलाना है तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले कंप्यूटर में डालना पड़ेगा, और जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देंगे उसके बाद ही हम अपने किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर है ना ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन बनाई जाए तो दो, मतलब उस डेफिनेशन को दो पार्ट में ब्रेक करके भी बोला जा सकता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक फंक्शन यानी कि प्राथमिक कार्य क्या होता है, समझना क्या बोल रहा हूं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन की बात की जाए तो उस डेफिनेशन को दो पार्ट में भी बोला जा सकता है। दो पार्ट कैसे? एक तो प्राइमरी फंक्शन और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन के नाम से। जब प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन को जोड़ दिया जाएगा तो यही किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कंप्लीट परिभाषा, कंप्लीट डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे समझाता हूं, अगर ये पूछा जाए कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है तो इसका क्या आंसर होगा? इसका एक सिंपल सा आंसर होगा कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य है यूजर को हार्डवेयर से जोड़ना, यूजर को हार्डवेयर से जोड़ना। तो इसी बात को ना ऐसे बोला जा सकता है कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएटर के तौर पर काम करता है। यस और नो? यस भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएटर के तौर पर ही तो काम करता है। तो आप दोनों ही तरीके की बातें, मतलब दोनों ही तरीके के स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है, ऐसे बोल दो ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ये बोल दो कि यूजर्स को हार्डवेयर के साथ जोड़ने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ये कह दो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है। तो ये हो जाएगा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य। अब बात आती है सेकेंडरी फंक्शन की, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का द्वितीयक कार्य क्या होता है? तो आंसर है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए प्लेटफॉर्म यानी कि मंच बनाने का। समझ में आ रहा है भाई? सीधी सी बात है, अगर आपने जमीन खरीद ली, कोई जमीन खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया, तो आप उस पर तुरंत रहने थोड़ी चले जाओगे। आपको कम से कम उस पर मकान तो बनाना ही पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म तो बनाना ही पड़ेगा, एक मंच तो बनाना ही पड़ेगा, जिसको हम घर कह देते हैं। तभी तो आप उस घर में रहने जाओगे। केवल जमीन खरीद लेने से ही थोड़ी जमीन पे सो जाओगे वहां पर। तो वैसे ही समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म या मंच बनाने का काम करता है जिस पर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। अब इन्हीं दोनों बातों को, यानी कि प्राथमिक कार्य को और द्वितीयक कार्य को आपस में जोड़ दिया जाए, यही ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा या डेफिनेशन बन जाती है, जो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना, जो बातें मैंने यहां बोली दोनों को मिला के बोल रहा हूं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम works as an intermediator between computer user and computer hardware and provide the platform for application softwares। हिंदी में सुनिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम
यूजर को हार्डवेयर के साथ जोड़ने का कार्य करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए मंच बनाने का कार्य भी करता है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा हो गई। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर है? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सिंपल सा आप ऐसे समझ लो कि इसकी आवश्यकता तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी कंप्यूटर में, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का आप इस्तेमाल करें। आपने विंडोज का नाम सुना होगा, आपने लाइनक्स यूनिक्स का नाम शायद सुना होगा, आपने डॉस का नाम शायद सुना होगा। इनमें से आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे तभी आप अपने कंप्यूटर में काम कर पाएंगे, वरना आप कंप्यूटर पर काम नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एक बच्चे ने लिखा है सर रिपीट कर दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरमीडिएटर बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में माध्यम का कार्य करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के लिए मंच बनाने का कार्य भी करता है। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैंने बताया ना मेरे टेलीग्राम चैनल कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, वहां पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से कंप्लीट क्लास पीडीएफ, उसमें सब डेफिनेशन सब लिखी हुई है। ये बात है, प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉपर हिंदी में सब लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो अब एटलीस्ट है ना, हमें कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल भी तो पता होने चाहिए कि हम अपने कंप्यूटर में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दोनों ही एग्जाम्पल लिखकर बताता हूँ, मतलब कंप्यूटर वाले भी और स्मार्टफोन वाले भी। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन हमारा किसी कंप्यूटर से कम थोड़ी होता है। भाई जो काम आप कंप्यूटर से कर रहे हैं आज की डेट में, वो सारे काम स्मार्टफोन के द्वारा भी किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल भी कर सकते हैं, है ना? तो देखो कंप्यूटर के केस में अगर हम बात करें तो यहां पर एक नाम आता है एम एस डॉस। ये एम एस शब्द का मतलब होता है बेटा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है अमेरिका में। तो उस कंपनी ने पूरी दुनिया को 3 बड़े सॉफ्टवेयर बना के दिए हैं, 3 बड़े सॉफ्टवेयर, जिनकी वजह से ये माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी पूरी दुनिया में फेमस है। इसका जो ओनर है जिसका नाम है बिल गेट्स, वो भी पूरी दुनिया में अमीर आदमियों की लिस्ट में शुमार रहता है। तो इस माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने 3 प्रोडक्ट बना के दिए हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, जिनमें एक नाम है डॉस, एक नाम है विंडोज और एक नाम है एम एस ऑफिस। आज की डेट में अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर चला रहा है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि उसके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा, जो एम एस विंडोज के नाम से भी बोला जा सकता है। और आज की डेट में अगर किसी भी अगर आज की डेट में किसी भी व्यक्ति के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन यानी कि दस्तावेज वाला कोई काम किया जा रहा होगा तो वो एम एस ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किया जा रहा होगा, जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जैसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा होगा। जैसे मान लो मेरे को है ना कोई काम करना है डॉक्यूमेंटेशन वाला, दस्तावेज वाला, कोई डॉक्यूमेंट की फाइल बनानी है, तो मैं एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड का इस्तेमाल कर लूंगा। मेरे को स्प्रेडशीट वगैरह बनानी है तो एक्सेल का इस्तेमाल कर लूंगा। मेरे को प्रेजेंटेशन वगैरह बनानी है तो पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इन्हीं का यूज है ना, ज्यादातर लोग कर रहे होते हैं दस्तावेज बनाने के लिए। और ये तीनों किस में अंदर मिलेंगे? एम एस ऑफिस के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पूरी दुनिया में काफी फेमस कंपनी है। ठीक है बेटा, और इसके द्वारा 3 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना के दिए गए। मैं फिर से बता दूं, एम एस डॉस, एम एस विंडोज और एम एस ऑफिस। पर चूंकि हम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एम एस ऑफिस का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम ही लिखूंगा। ठीक है, एम एस डॉस और एम एस विंडोज, ये दोनों तो हो गए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लाइनक्स, जिसको कुछ लोग लिनक्स भी बोलते हैं। एक नाम है यूनिक्स, एक और नाम होता है ओ एस बाई टू, ओ एस अपॉन टू भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, एक नाम और लिख सकते हैं आप उबंतु, ये भी है ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एक नाम और लिख सकते हैं यूनिक्स, या बस ये लिख लो, यूनिक्स मैंने लिख दिया। तो ये है ना कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर्स में आपको देखने को मिलेंगे।
जिसमें आज की डेट में ना ज़्यादातर लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, MS विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बात आती है स्मार्टफोन की। तो स्मार्टफोन में ना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा वो है एंड्रॉयड के नाम से। आप अगर कोई है ना कोई भी फ़ोन खरीद लो, चाहे आप है ना वीवो का फ़ोन खरीदिए, ओप्पो का फ़ोन खरीदिए, MI का फ़ोन खरीदिए, सैमसंग का फ़ोन खरीदिए, सभी में आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखने को मिलेगा, यूज़ करने को मिलेगा, है ना। तो पूरी दुनिया भर के जितने भी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन है आज की डेट में, सब में एंड्रॉयड ही आपको देखने को मिल रहा है। बट एक अलग कंपनी भी है, एप्पल, वो अलग अलग चलती है। तो उस एप्पल कंपनी के आईफोन जो आते हैं उसमें iOS के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऐसे ही एप्पल कंपनी के जो कंप्यूटर्स आते हैं उन कंप्यूटर्स में एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे मैक यानी कि मैकिनतोश कहा जाता है, ठीक है। मैक का फुल फॉर्म होता है मैकिनतोश, ठीक है। तो ये हो गए कंप्यूटर के। स्मार्टफोन के और भी होते हैं, जैसे एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया। एक स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले चला करता था बाटा के नाम से, एक सिम्बियन के नाम से भी आता था, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम वेव ओएस के नाम से, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मीगो के नाम से, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी के फ़ोन आपने देखे हैं? उस ब्लैकबेरी के फ़ोन में ब्लैकबेरी ओएस के नाम से ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये यहाँ पर जो मैंने नाम लिखे हैं ये सारे स्मार्टफोन के अंदर यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं और ये सारे कंप्यूटर वाले नाम हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इज एनी डाउट? एक बच्चे ने लिखा है सर विंडो में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अरे ये क्या है भाई? एक बच्चे ने लिखा है सर विंडोज में 6, 7, 8, 9, 10, 11। अरे तो कुछ ऐसे लिख दिया, मतलब ये नंबर सुने भी हैं या नहीं सुने हैं? आप कुछ भी लिखते जा रहे हो। देखो, एक है ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ लिखा है विंडोज, इस विंडोज के है ना वर्जन्स होते हैं यानी कि संस्करण। जैसे विंडोज में ना आपको विंडो, जैसे अभी लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट में है ना विंडोज 11 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में मौजूद है जो जनरली यूज में लाया जा रहा है ना। इससे पहले विंडोज 10 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम था। इससे पहले विंडोज 8 के नाम से, मैं विंडोज की जगह विन लिख दे रहा हूँ, आप पूरा विंडोज भी लिख सकते हैं। वैसे इससे 8 से पहले विंडोज 8.1 भी आया था एक, फिर विंडोज 8.1 से पहले विंडो 8 आया था, फिर इससे पहले विंडो 7 आया था। अब विंडो 7 से पहले की अगर हम बात करें तो आया था विंडो विस्टा, एक आया था विंडो विस्टा के नाम से, ठीक है। और फिर इसे विंडो विस्टा से पहले चला करता था विंडोज एक्सपी के नाम से, जिसको एक्सपीरियंस भी कहा जाता था। तो ऐसा नहीं है कि आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुछ भी लिखते जा रहे हो। अगर आपने सुना है कहीं देखा है तो इसे ऐसा लिखिए, वरना मन से क्यों लिख रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली वर्जन कहे जाते हैं, इनको संस्करण कहा जाता है। जैसे अभी एप्पल का कौन सा फोन आया है, 16 आया है। तो एप्पल के 16 फोन से पहले कौन सा फोन चल रहा था, एप्पल का 15। उससे पहले एप्पल 14 आया था, इससे पहले एप्पल 13 आया था, उससे पहले एप्पल 12, 11 ऐसे। तो जिस तरीके से है ना, अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, चाहे हार्डवेयर प्रोडक्ट हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, तो इनके वर्जन यानी संस्करण के नाम लिख देती है। तो अभी रिसेंटली है ना विंडोज 11 नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लेटेस्ट में चल रहा है। इसके बाद जल्दी ही विंडोज 12 भी मार्केट में आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो, तो फाइनली हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं और स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं, ठीक। अब समझिए आगे। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले एक पॉइंट के बारे में पता होना जरूरी है जिसे इंटरफेस कहते हैं। अब इंटरफेस क्या चीज है? इंटरफेस को हिंदी में ना अंतरा फलक कहा जाता है, अंतरा फलक। अब आपको इंटरफेस इंग्लिश में और अंतरा फलक हिंदी में समझ में आ रहा है? शायद नहीं आ रहा होगा, है ना। हिंदी में भी समझ में नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश में भी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो फिर मुझे अपनी भाषा में समझाना पड़ेगा कि ये अंतरा फलक क्या चीज है।
मैं इसे ना एक तरीके से काम करने का तरीका बोल दूंगा। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है सर कौन सा बेस्ट विंडो है, जो सबसे लेटेस्ट है वही सबसे बेस्ट मान लो। फिर तो वो डिपेंड करता है ना आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप काम क्या कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो उसके हिसाब से भी विंडो के वर्जन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वरना ऐसे ही मान सकते हैं जो सबसे लेटेस्ट है वही सबसे बेस्ट है। अब मान लो आपके कंप्यूटर में ना, मतलब आपका कंप्यूटर बहुत पुराना कंप्यूटर है ना, आज से 2 4 5 साल पुराना या और भी पुराना कंप्यूटर आपके पास, तो उसमें विंडो 11 काम नहीं करेगी। तो आप उसमें अपना नॉर्मली पढ़ने से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, इंटरनेट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें आप विंडो एक्सपी, बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चला लो, वो काम कर जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वरना ऐसा माना जा सकता है कि जो सबसे लेटेस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है वही सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब जैसे है ना लेटेस्ट में अभी एप्पल का 16 फोन आया है, तो कुछ ना कुछ नया ही दिया होगा उन्होंने, बेहतर करके ही दिया होगा, तो बेहतर को बेस्ट मान लीजिए। अब आ जाओ यहाँ पर देखो, अंतरा फलक या इंटरफेस का बेसिकली मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसको है ना आप ऐसे समझ लो एक तरीके से काम करने का तरीका, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, काम करने का तरीका मतलब हमें पता चला कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर अगर आपको काम करना है तो दो तरीके मिलेंगे। एक तो मिलेगा बेटा CUI और दूसरा मिलेगा GUI। इसका क्या मतलब है? CUI का मतलब होता है बेटा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अभी बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ है जहां पर CUI की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी पेपर में, ये एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, कुछ समय पहले ही पेपर में आया है। अब इस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है सिंपल सा, कि ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर केवल आप कीबोर्ड से काम कर सकते हैं, यहां पर माउस का कोई भी यूज नहीं होता। आप बोलेंगे ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ ऐसा होता है। मतलब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिनमें जैसे ही कंप्यूटर को आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ना एक ब्लैक कलर की स्क्रीन आ जाएगी बस, और आप वहां पर कमांड के थ्रू काम करेंगे बस, और वो भी अगर आपको की वो कमांड याद हैं तभी काम कर सकते हो, वरना तो काम भी नहीं कर पाओगे। तो अगर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर केवल कीबोर्ड कमांड के थ्रू ही काम किया जाए, तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के नाम से बोल देते हैं। तो इनके उदाहरण या इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं MS-DOS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके केस में ना कभी भी कोई भी इमेज, कोई फोटो, कुछ नहीं दिखाई देती। आप इन कंप्यूटर को जब ओपन करेंगे ना तो काले रंग की एक स्क्रीन आएगी और आप कमांड लिख लिख के काम कर लो, अगर याद होंगी तो कर पाओगे, नहीं याद होंगी तो नहीं कर पाओगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाले कहलाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? ऐसा पूछ लेके बताओ इन चारों में से कौन सा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का उदाहरण है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आया GUI, जिसको कहा गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या मीनिंग है इस बात का? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब यह है कि अगर आपको इन कंप्यूटर सिस्टम पर काम करना है तो कीबोर्ड से तो काम कर ही सकते हो, क्योंकि बिना कीबोर्ड के तो काम होगा ही नहीं, हर कंडीशन में कीबोर्ड चाहिए ही चाहिए। बट इसके साथ साथ आप माउस क्लिक करके भी अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि आज की डेट में हम कंप्यूटर में करते हैं। अगर हमें कंप्यूटर चलाना है, हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो बस माउस से क्लिक 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 करके है ना अपना सारा काम करते रहते हैं। यहाँ क्लिक कर दिया ये खुल गया, यहाँ क्लिक कर दिया वो खुल गया, ये क्लिक कर दिया ये बंद हो गया, यहाँ क्लिक किया वो बंद हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि आप कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो माउस का ही यूज करके आप अपना काम कर लें। खैर अगर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें टाइपिंग करनी है आपको, तो फिर कीबोर्ड का भी यूज करना पड़ेगा। तो इनको बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है, जहां पर चीजें आपको ग्राफिक्स यानी इमेजेस, चित्रों के रूप में भी दिखाई दे रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ एग्जाम्पल हो सकते हैं विंडोज, जिसका आप और हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके अलावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे उबंटू कहा जाता है, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का GUI वर्जन, जो यूनिक्स GUI के नाम से ही आता है, ये भी एक एग्जाम्पल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। और एक एग्जाम्पल लिख लो एप्पल वाला, जिसको मैक
ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, तो वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ही उदाहरण होता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो अब ये पहले तो नोट कर लो, CUI और GUI का मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है, और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा कि पहले तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, फिर ये पूछ सकता है इसका मीनिंग क्या है, और फिर इसके एग्जाम्पल क्या है ये पूछ सकता है। तो अब मैं ना आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाने जा रहा हूँ, इस प्रैक्टिकल को आराम से देखिए। ठीक है, इसमें मैं आपको दोनों चीजें दिखा रहा हूँ, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी देखेंगे आप और कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी देखेंगे। देखो जरा, आपको है ना अभी मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर दिखाई देगा। ठीक है, और अब है ना मैं यहां पर ओपन करना चाहूंगा। देखो, देखो बेटा, आपको है ना मेरे कंप्यूटर का अभी डिस्प्ले कैप्चर दिखाई दे रहा है, और डिस्प्ले कैप्चर में आपको अब काले रंग की एक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई फोटो इमेज वगैरह दिख रही है? नहीं। आप यहाँ पर है ना कहीं भी कुछ क्लिक करके ओपन कर सकते हो? नहीं। आप बोलेंगे माउस पॉइंटर तो दिख रहा है सर, ये देखो इधर से उधर। तो बेसिकली मैं है ना आपको अपने कंप्यूटर में ये चीज करके दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली मेरे कंप्यूटर में जो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो नहीं है, मैं उसका एक प्रारूप दिखा रहा हूँ बस आपको, इसलिए ना माउस पॉइंटर आपको यहाँ दिख भी रहा है। वरना अगर प्रॉपर तरीके से आप कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करोगे ना, तो वहां माउस पॉइंटर भी नहीं दिखता। अब आपको यहाँ पर काम करना है, कैसे करोगे? तो आपको कमांड्स याद होनी चाहिए। जैसे मान लो एक कमांड होती है हेल्प, HELP। अब मैं जैसे लिखूंगा तो ये लिखा आ गया। तो ये होते हैं बेसिकली कमांड्स, ये याद हैं, तो इन्हीं से ही सारा काम करना है। अगर कोई फाइल आपको कॉपी करनी है, पेस्ट करनी है, डिलीट करनी है, वो सब इन्हीं कमांड से होगा। ये बात समझ में आई? अगर आपको जैसे ये स्क्रीन साफ करनी है तो एक कमांड लिखनी पड़ेगी आपको, CLS कमांड, स्क्रीन साफ हो जाएगी। ये स्क्रीन आपको बंद करनी है तो एग्जिट कमांड से बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कमांड्स के थ्रू प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। बट ये वाला काम केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कंप्यूटर की नॉलेज हो, प्रोफेशनल बंदा हो, वही काम कर सकता है। आप और हम जैसे नॉर्मल व्यक्ति नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये कमांड याद ही नहीं होंगी। तो हम किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं? हम करते हैं इस पर। यानी जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देती है ना? ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का 11 वाला वर्जन है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। अब यहां पर हमें चीजें चित्रों के रूप में दिखाई दे रही हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं यहां पर कुछ भी ओपन करना चाहता हूं तो माउस से क्लिक करके ऐसे ओपन कर लूंगा, ये देख लूंगा कि मेरे कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, मेरे कंप्यूटर में कितनी फाइलें हैं, फोल्डर्स हैं, वो सब मैं ना यहाँ से देख सकता हूँ। तो इस इंटरफेस पर काम करना आसान हो जाता है, इस इंटरफेस पर काम करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ चीजें हमें चित्रों के रूप में दिखाई दे रही हैं। समझ में आई बात? तो आज की डेट में ना अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने को मिलेगा हर एक कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये आप हर चीज को यहाँ पर चित्रों के रूप में देख पा रहे हैं, फोटोग्राफ के रूप में, इमेजेस के रूप में देख पा रहे हैं। बताओ बात समझ में आ गई या नहीं? तो मोटा मोटी बात हमें ये समझ में आ गई कि ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों तरीके के हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाले भी और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले भी। समझ में आ गए सभी को? अब आगे देखो। ठीक है, अब एक पॉइंट और समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड के बारे में, ये और देख लो। अगली हेडिंग डालिए, मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तरीके से ना आप भाग कह दीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ये क्या है भाग या मोड का मतलब क्या है? इस बात को आप ऐसे समझिए, जब भी कभी है ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, सपोज दैट कि ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डब्बा मैंने बनाया आपके सामने, ठीक है? तो ये बेसिकली दो पार्ट में बनाया जाता है। एक पार्ट को तो कहते हैं बेटा यूजर मोड, और दूसरे पार्ट को कहते हैं बेटा कर्नल मोड, KERNEL, कर्नल मोड।
ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या समझाता हूं। पहले मैं आपको है ना एक पेपर में आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं लिखकर। एक पेपर में एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, कर्नल क्या चीज होती है, KERNEL। हिंदी में बेटा इसको कर्नल ही कहा जाता है, और पूछा गया ये क्या है। अब एक ऑप्शन पर लिखा था ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ये सही आंसर था? हाँ, ये सही आंसर था। तो क्या कर्नल के नाम से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आता है क्या? नहीं, कर्नल के नाम से अलग से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता। कर्नल बेसिकली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, भाग होता है। नहीं समझे? समझाता हूं। आप है ना अपने स्मार्टफोन के अंदर ही देखना आज, आप अपने स्मार्टफोन में देखना, सेटिंग्स वगैरह में जाकर देखना, जहां पर आपके फोन की सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन लिखी हो, वहां पर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, एंड्रॉयड 12 या एंड्रॉयड 13 ऐसा नंबर लिखा होगा, और उसी के नीचे लिखा होगा कर्नल वर्जन। तो इन दोनों शब्द, इन दोनों का मीन क्या है? इसका मीन ये है कि आपके फोन में जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो बेसिकली दो भागों में बना हुआ है। जहां पर एंड्रॉयड 12 या एंड्रॉयड 13 लिखा होता है वो होता है यूजर मोड, और जो कर्नल वर्जन लिखा हुआ है वो कर्नल मोड होता है। अब इन दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं क्या? हाँ, अलग अलग जिम्मेदारी होती हैं। दूसरी बात है कि कर्नल को वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कह दिया, ये इसको ऐसे समझ लो, जैसे ये हमारा शरीर है। अब इस शरीर को अगर मैं ये बोलूं कि ये दो भागों से बना है, यानी कि इसको आधा आधा कर दिया जाए और फिर उसको चिपकाया गया है, फिर से आधा आधा कर दो, तो जो राइट वाला पार्ट होगा ये भी तो हाफ बॉडी यानी बॉडी कहलाएगा, और जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा ये भी तो हाफ बॉडी यानी बॉडी कहलाएगा। भले ही हाफ हाफ पार्ट है, बट हाफ शब्द के साथ भी तो बॉडी लिखा होता है। यस और नो? भाई आधी बॉडी और आधी बॉडी को मिलाकर एक बॉडी बनाया गया है, पर आधी बॉडी भी तो बॉडी होती है, यानी कि कर्नल मोड भी तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आधा भाग है। इसीलिए ना एक क्वेश्चन जब पूछा गया कि कर्नल क्या होता है, तो इसका सही आंसर था ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अगर एक्चुअल में अगर ये बात जाननी है कि कर्नल क्या है, तो हम यहां से जानेंगे, समझाता हूं। कर्नल मोड में बस इतना ध्यान रखना बेटा कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को, पूरे कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए यही वाला भाग जिम्मेदार होता है, जिसे कर्नल मोड या कर्नल वर्जन भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो हम यहां पर बस इतना लिख लेंगे कि इट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर। समझ में आई बात? भाई आपके कंप्यूटर में है ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपके कंप्यूटर में है ना स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आपके कंप्यूटर में मेमोरीज हैं। इन सभी को कौन मैनेज कर रहा है, इन सबको कौन चला रहा है? यही वाला पार्ट चला रहा होता है। तो हम कह सकते हैं यह कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। बताइए बात समझ में आ गई या नहीं? और अगर यूजर मोड की बात करें तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि यूजर मोड यूजर एप्लीकेशंस को चलाने का काम करता है। अभी समझाऊंगा एक एग्जांपल से भी, पहले लिख लो, इट इट रन्स यूजर एप्लीकेशंस। ठीक है, हिंदी में लिख लो, यह यूजर एप्लीकेशंस को चलाता है। यह यूजर एप्लीकेशंस को चलाता है। अब इसको है ना एक एग्जांपल से समझ लीजिए, मैं समझाता हूं। देखो, इसको है ना आप ऐसे समझ लो, जैसे आप है ना अपने फोन को ऑन करते हो, जैसे ही आप अपने फोन को ऑन करते हैं तो फोन पर कंट्रोल करता होगा कोई ना कोई, यानी कि आपके फोन में माइक भी है, आपके फोन में डिस्प्ले भी है, आपके फोन में ना टच स्क्रीन भी है, आपके फोन में ना इंटरनल मेमोरी भी है, आपके फोन में मेमोरी कार्ड भी है, आपके फोन में ना स्पीकर भी है। तो ये सारी डिवाइसेस जितनी भी हैं, इन सभी पे कोई तो कंट्रोल करता होगा। क्या आप यहां क्लिक करें तो ये खुल जाए, यहां क्लिक करें तो ये खुल जाए, है ना? तो जैसे ही आप अपने फोन को ऑन करते हैं तो आपके फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कर्नल वाला भाग इस पूरे पूरे फोन पर कंट्रोल कर लेता है, यानी कि अब ये चलना शुरू हो गया और आप फोन को ऑन होता हुआ देखते हैं। अब जैसे ही फोन ऑन होता है आपको एक आइकन दिखाई देता है कैरियर व्हील का। जैसे आप कैरियर व्हील के आइकन पर क्लिक करते हैं तब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर मोड इस कैरियर व्हील एप्लीकेशन को चलाने का काम करता है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है
कि इट रन्स द यूजर एप्लीकेशंस, यानी कि यह यूजर एप्लीकेशंस को चलाता है। अब समझ में आ गई बात? तो अगर कभी ऐसा लिखा जाए यूजर मोड कर्नल मोड क्या होता है, तो आई होप सो कि अब आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए। अगर आप कंप्यूटर को या स्मार्टफोन को जब भी ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल वाला भाग पूरे कंट्रोल कर लेता है हार्डवेयर के ऊपर, और फिर जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर वाला भाग या यूजर मोड वाला भाग आपकी यूजर एप्लीकेशंस को चलाने का काम करता है। ठीक है जी। तो इतना ही काफी है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, है ना? आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है। इसके बाद है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स आ जाते हैं। कई तरीके के टाइप्स होते हैं। जैसे 1960 के दशक की अगर हम बात करें तो तब से प्रॉपर तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होना शुरू हुए थे 1960 के दशक से। तब ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम होते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप बनना शुरू हुए। ठीक है ना? बट मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा और उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम में सॉफ्टवेयर का बहुत रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने आपको सॉफ्टवेयर के बारे में दी है वो उतनी सफिशिएंट है, इतनी ही काफ़ी है। क्लियर है जी? समझ में आ गया? अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल यानी जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, वहां से अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली पीडीएफ फाइल को पढ़ रहे हैं एज अ रिवीजन के तौर पर, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मैंने टाइप्स पढ़ाए हैं वो मत पढ़ना, वो छोड़ देना, बस यहीं तक देख लेना। ये बात समझ में आ गई सभी को? एक बच्चे ने लिखा है सर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सब्जेक्ट इन बीसीए। बिल्कुल, बीसीए या बीटेक वगैरह करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है जी। तो ये सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है वो आज हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अगर लास्ट क्लास में थोड़ा और टाइम मिलता तो लास्ट क्लास में ही मैं इसे खत्म कर देता। तो देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें, है ना, तो उसमें हमने अभी तक 5 चैप्टर्स को पढ़ लिया है, आई थिंक 5 पढ़ लिया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने आपको समझाया, मेमोरी यूनिट समझाया, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको दे दी। अब हमारी जो नेक्स्ट अगली क्लास होगी उसमें हम अपना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरनेट। जब आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का सिलेबस देखेंगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा डेटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ के आइए। और डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि इंटरनेट और नेटवर्किंग, 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो अगली क्लास में मैं आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ाऊंगा। इंटरनेट जैसे ही खत्म होगा फिर नेटवर्किंग की चर्चा करेंगे। ठीक है, और फिर आपको एमएस ऑफिस में वर्ड और एक्सेल 2 टॉपिक और हैं वो और पढ़ा दूंगा। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर कितने टाइप के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जैसे शुरुआती दौर में ना ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम होते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी टास्किंग वाले ही आजकल हम यूज करते हैं आज की डेट में। इसके बाद है ना मल्टीटास्किंग के बाद फिर मल्टी प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ टाइप होता है। अब अगर आपका कोई भी डाउट है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ लीजिए। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में इंटरनेट वाले चैप्टर को शुरू करेंगे। जो भी डाउट्स हो आप पूछ लो अब। एक बच्चे ने लिखा है सर राइजन सीरीज क्या होता है, लैपटॉप में बता दीजिए। राइजन बेसिकली है ना प्रोसेसर का नाम है। एक कंपनी होती है ए एम डी, एक कंपनी का नाम है ए एम डी। तो वो कंपनी जो सीपीयू बना रही है या प्रोसेसर बना रही है वो राइजन के नाम से बनाती है। ठीक है जी। और जैसे इंटेल नाम अगर आपने कभी सुना हो, इंटेल नाम की भी एक कंपनी है, वो कोर i3, कोर i5, कोर i7 के नाम से सीपीयू बनाती है। एक बच्चे ने लिखा है सर टेस्ट कब लोगे? मैं तो डेली टेस्ट लेता हूँ, आपको बताया तो। मैं डेली बेसिस पर अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में क्वेश्चन डालता हूँ, उसमें ढेरों बच्चे आंसर करते हैं। 1,000 बच्चे रिप्लाई करते हैं, 1,000 बच्चे। आप भी किया करो, टेस्ट ही तो है। सर आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो दिल्ली से ही मान लीजिए। वैसे मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से।
एक बच्चे ने लिखा है सर उबंतु ये अच्छा होता है या बुरा। देखिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा और बुरा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है या नहीं करना है। अगर आपको उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने पर ठीक लगे, आप काम कर पा रहे हैं अपना, तो वही अच्छा है। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आपको काम करना में ठीक लग रहा है, तो वो अच्छा है फिर। सर दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू कहाँ मिलते हैं। दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यूज ही तो हैं जो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कराता हूँ। और दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यूज ही तो हैं जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यूज की पीडीएफ देता हूँ, वो सब दिल्ली पुलिस के ही तो क्वेश्चंस हैं। सुमित जी ने लिखा है सर मुझे कम्युनिटी मिला नहीं। अरे कैसे नहीं मिलता पता नहीं आपको, मैं दिखा देता हूँ। चलो अभी टाइम है थोड़ा सा, तो लाओ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, है ना। पता नहीं कैसे नहीं ढूंढ पाते आप लोग। देखो आपको है ना सिंपल सा मेरी क्लास देखनी है, ठीक है। मैं क्लास में जितना समझा रहा हूँ वो समझ लीजिए। इसके बाद है ना जब ये थ्योरी आप पूरी कर लो, मैं तो कहूँगा साथ के साथ भी आप ये काम कर सकते हो, थ्योरी पढ़ते जाइए। जब थ्योरी आप पढ़ लिया करो, इसके बाद आपको लगे कि हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो सीधे यूट्यूब खोलिए, जैसे मैं अभी आपको खोल के दिखा रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे जाना है और मेरा चैनल सर्च करना, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, ये आ जाएगा। यहाँ जाइएगा तो ये चैनल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस चैनल पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ नहीं आता ये ऑप्शन, देखो होम लिखा हुआ आ रहा है, वीडियो लिखा आ रहा है, शॉर्ट्स लिखा आ रहा है, लाइव लिखा आ रहा है, प्लेलिस्ट लिखा आ रहा है, कम्युनिटी लिखा हुआ आ रहा है। तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। जैसे ये लिखा है ना, व्हाट डज डॉट ओ आर जी रेफर्स विद रिस्पेक्ट टू द वेबसाइट, यानी किसी वेबसाइट के संदर्भ में डॉट ओ आर जी क्या होता है, आपको इसमें आंसर देना है। अब देखो 996 लोगों ने आंसर दिया है इसमें, तो ये इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी आगे। तो अगर आपको आता है तो आंसर दे दो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, अब जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अच्छा मैंने वो नहीं कर रखा, साइन इन नहीं कर रखा, इसलिए वो बोल रहा है कि साइन इन करो पहले। चलो छोड़ो, आप लोग कर लेना। तो जैसे है ना आप यहाँ पर ये टिक करोगे ना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन नाम होता है इसका, तो हैंड टू हैंड यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा करेक्ट। अगर गलत टिक करोगे तो इनकरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ये था तो क्यों था, तो मैंने आपको बताया भी है कि एक प्लेलिस्ट है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम, इस पर क्लिक कर दो। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो ये क्लासेस हैं, ये मैंने क्लास ली हैं अभी तक, तो किसी इस वाली क्लास पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको उन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, तो यहाँ मैं समझाता भी जाता हूँ कि किसी क्वेश्चन का आंसर कोई था तो क्यों था। तो यहाँ से ये देख लो, कितना तो सिंपल है यार। पता नहीं कैसे नहीं देख पाते आप लोग। बाकी ऐसे ही है ना, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, उस टेलीग्राम एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके रख लो। वहाँ पर है ना आपको इन सभी जो क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा था, इनके एमसीक्यूज पीडीएफ और चैप्टर्स की भी पीडीएफ, टॉपिक के पीडीएफ, सब वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और पूछिए। सर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे। नहीं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ना एग्जाम में नहीं आता आपके। लास्ट टाइम जो भी पेपर्स हुए हैं उसमें किसी एक सिंगल क्वेश्चन भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का नहीं आया। एक बच्चे ने लिखा है सर एसएसडी फास्ट क्यों है हार्ड डिस्क से ज्यादा। आपको मैंने बताया तो था, आप है ना कंप्यूटर हार्डवेयर वाली क्लासेस को देखिए, मैंने वहां पढ़ाया नहीं था, कितने अच्छे से पढ़ाया था कि हार्ड डिस्क है ना, मतलब एसएसडी जो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो हार्ड डिस्क से क्यों फास्ट कही जाती है। क्लासेस देखो आप। और पूछे कोई डाउट है तो। एक बच्चे ने लिखा है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच आपको भी ये लिखने के लिए।
कुसुम देवी जी, थैंक यू सो मच। बाकी देखो मैं यही बोलूंगा कि ये नया सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि देखो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो ना, तो वो जल्दी समझ में आने लगते हैं। ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट ही आपके लिए नया हो सकता है। तो एकदम से ना शाका लाका बुम बुम तो नहीं हो सकता कि है ना वो शाका लाका बुम बुम वाली छड़ी घुमाई जाए और तुरंत ही दिमाग में बैठ जाए। वो भी तब जब ग्रेजुएशन तक भी आपने ये सब्जेक्ट ना पढ़ा हो, तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं कि कोई क्वालिफाइंग नेचर का है, 10 नंबर आपके जुड़ेंगे इसमें। तो आप ये ध्यान रखना कि जिन लोगों का कंप्यूटर का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने अगर खासकर मेहनत नहीं करी, तो ये जो 10 नंबर हैं वो लोग ले जाएंगे जो इस पेपर में कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले बैठेंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पेपर में वो लोग भी बैठेंगे जिनका कहीं ना कोई कंप्यूटर का बैकग्राउंड रहा हो, तो वो चीज़ों को जल्दी समझ जाएंगे और आंसर ज़्यादा ठीक कर देंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इनको समझिए चीज़ों को। ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है, सर आपने नोट्स वाले सेक्शन में जो क्वेश्चन डाले हैं वो करने हैं नहीं? उन्हें मत करो, जो मैं बता रहा हूँ उतना ही कर लिया करो, वही काफ़ी है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर, और जिनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, उन्हें ही देखो। अपने नोट्स वाले सेक्शन में जो एमसीक्यूज की पीडीएफ उन्हें छोड़ दो, मत करो। ठीक है, बाद में कभी अगर टाइम बचे आपके पास तो कर लेना, नहीं तो जरूरत नहीं है। और जब आपका पेपर आ जाएगा ना, जब आपका पेपर नज़दीक आ जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएगी, तो मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए अलग से अपने यूट्यूब चैनल पर केवल दिल्ली पुलिस के हिसाब से एक सीरीज भी बनाऊंगा क्लास की, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और उनकी दिल्ली पुलिस के नाम से पीडीएफ फाइल बना के भी आपको दे दूंगा। ठीक है, वो तब करेंगे जब पेपर आ जाएगा, उस समय प्रैक्टिस के लिए। अभी तो आप चीज़ों को ऐसे ही पढ़िए, समझिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास और आज के, अच्छा एक बच्चे का कमेंट और ले लेते हैं। सर राइजन और कोर आई सीरीज में क्या डिफरेंस होता है, बता दीजिए सर प्लीज सर, कंफ्यूजन है बहुत इसमें, मेरे को लैपटॉप लेना है। देखिए राइजन और कोर आई सीरीज में है ना, ऐसे अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो आपको टेक्निकल चीज़ों की ज्ञान होनी चाहिए, आपको बहुत टेक्निकल चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो उतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बात को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आपको नहाने के लिए कोई साबुन खरीदना है, तो मार्केट में लक्स साबुन भी आता है और मार्केट में डव साबुन भी आता है। दोनों ही साबुन का इस्तेमाल आप नहाने के लिए कर सकते हैं, यानी दो अलग अलग कंपनियां नहाने के लिए साबुन बना रही हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर डव साबुन में थोड़ी मलाई होती है, ऐसा बोल ऐसा बोलते हैं वो लोग कि दूध मलाई वाला साबुन है इसलिए उसका रंग भी सफेद रखा गया है। तो ऐसे लक्स की भी एक क्वालिटी आती है, दूध मलाई वाला साबुन आता है वो। तो आप दोनों में से कोई भी साबुन यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप बोलें कौन बेस्ट है, तो दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। कोर आई सीरीज भी बेस्ट है और एएमडी राइजन नाम की सीरीज भी बेस्ट होती है। ठीक है, कोई भी ले सकते हो दोनों में से। ठीक है, देखो सब एक सिंपल सी बात है ना, मैं यहां पर बोल के अब लास्ट क्लास को खत्म करने जा रहा हूं। कंप्यूटर अगर किसी को खरीदना हो, कभी भी खरीदना हो, सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए, हमारे पास बजट कितना है, हमारे पास रुपए पैसे कितने हैं। हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास, हमें कोर कौन सा लेना है, कि राइजन लेना है, कि रैम कितनी लेनी है ना। पहले सबसे पहले ये डिसाइड करो कि पॉकेट में बजट कितना है। अब आपके पास बजट मान लो 30,000 का है, और आप है ना कोर आई 5 और इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो वो 50,000 की रेंज में जाएगा, कैसे मिल जाएगा आपको? आप पहले बजट डिसाइड करो, और जितना बजट आपके पास है उतने बजट को लेकर आप किसी भी शोरूम पे जाइए जहां कंप्यूटर मिलते हैं, लैपटॉप मिलते हैं, उनको सीधे सीधे ये बोल दो कि ना आप हमें इतनी रेंज का कोई कंप्यूटर दिखा दो। बस उस समय थोड़ी बहुत बातें है ना दिमाग में रखना, वो खुद ही बता देगा आपको कि इस समय ना 8 GB की रैम ठीक है, इस समय आप कोर आई 3 कोर आई 5 का या AMD राइजन वाला ले सकते हो, और SSD लगी हुई आ रही है कंप्यूटर में, ये बढ़िया रहेगा। बस खत्म। ठीक है जी, तो आज की क्लास और आज की सभा है ना यहीं पर समाप्त की जाती है। अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटरनेट। इंटरनेट से जुड़े हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता चलेंगे, और साथ के साथ ये भी बताता जाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके के क्वेश्चन इंटरनेट वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।